Well, in any event, I think we've got Dr. Sudhir Dhone with us right now from the Congress Party. डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं सर, कैसे हैं सब? आप हमारे स्टूडियो में पहली बार आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार, स्वागत है आपका। सो डॉक्टर साहब, हर तरफ से तो बड़ी अच्छी खबर आ रही है आपके लिए, हर तरफ से हर एक कोई यही बोल रहा है कांग्रेस बहुत अच्छा कर रही है, इंडिया अलायंस की पता नहीं 200 सीटें आ रही हैं, 250 आ रही हैं, कोई बोल रहा है 300 आ रही हैं। ये फिगर कहाँ से आ रहे हैं सर? मतलब आपकी क्या राय है, जरा बताएं प्लीज। फिगर ऐसे आ रही है, देखिए 21 अप्रैल को पहला चरण खत्म हुआ चुनाव का। सर जरा जोर से बोलें, थोड़ा जरा जोर से बोलें। 21 देखिए कि पूरे देश में बीजेपी के बारे में बहुत नाराजगी है, और अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ आके गए शैलेश पांडे जी, उन्होंने क्या कहा, आपने सुना होगा कि मोदी जी ने कहा कि उद्धव ठाकरे साहब को हम साथ में ले सकते, उनको हम मदद करेंगे, वो अगर मुसीबत में आए तो हम उनको मदद करने के लिए तैयार है, मैं पहला आदमी रहूंगा जो मदद करेगा। उन्होंने बोले कि लोग गालियां देते हैं मोदी जी को, क्या क्या नहीं बोलते। आप देखिए उन्होंने बोला ऐसा कि लोग तो मोदी जी को गालियां देते हैं, क्या क्या नहीं बोलते, लेकिन देखिए कितने संवेदनशील है मोदी जी, ऐसा बोला। तो जब भाजपा का प्रवक्ता खुद ही बोलता है कि मोदी जी को लोग गालियां देते हैं, तो इसका मतलब क्या है? पूरे देश में वही माहौल है, मोदी जी के बारे में बहुत नाराजगी आ गई, और लोगों को मालूम पड़ गया कि इलेक्शन पे बोलते हैं, बाद में उनके लोग बोलते हैं तो जुमला था। गडकरी जी बोलते हैं कि ये तो हमारे गले की हड्डी बन गया, अमित शाह जी बोलते हैं कि ये तो जुमला था। तो इस तरह की बातें होती है। वो हिसाब से जो माहौल है देश में, जो माहौल देश में है उससे, हेलो जी 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 सर, हाँ आवाज अब आ रही बोलिए। हाँ, तो जो माहौल देश में बन रहा है, जो बीजेपी के प्रवक्ता को भी मालूम पड़ गया कि मोदी जी को लोग गालियां दे रहे। तो डॉक्टर ढोने आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, हाँ ढोने साहब, एक इंसिडेंट हुआ है जिसके ऊपर डॉक्टर संबित पात्रा ने माफी भी मांग ली है और वो अब प्रायश्चित भी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपकी क्या राय है इसमें? क्योंकि मान लीजिए अगर किसी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कुछ ऐसा बोला होता कि बाबा जगन्नाथ जो है वो सोनिया गांधी के भक्त हैं, राहुल गांधी के भक्त हैं, इन्होंने तो कह दिया संबित पात्रा जी वैसे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे हैं, मतलब बड़े अकल वाले हैं, उन्होंने ये कैसे कह दिया कि भगवान जगन्नाथ जो है मोदी जी के भक्त हैं? उनको राज्यसभा में जाना है, इसलिए वो मोदी जी की चापलूसी करने में लगे हुए हैं। उनको लगा कि मैं वो त्रिवेदी, सुधांशु त्रिवेदी जी है, वो राज्यसभा में पहुंच गए, इनको तो वो कोई एक कारपोरेशन पे बना दिया, तो इसलिए उनको लग रहा है कि अब मैं मोदी जी के करीब जाना चाहता हूँ, इसलिए वो भगवान से ऊपर मांग रहे हैं। चुनाव में तो लड़ रहे हैं ना सर? नहीं, चुनाव में लड़, हार गए थे, इसके पहले भी लड़े ना वो जी। वो चुनाव लड़ रहे, वो हार जाएंगे, उनको मालूम है अपन हारने वाले, इसलिए वो चाह रहे हैं कि हमको मुझे राज्यसभा लेना चाहिए, तो राज्यसभा में जाने के लिए आपसे मैं ये पूछता हूँ, लेकिन मैं आपसे ये पूछता हूँ, आप दिल पे हाथ रख के बताइए। दो सवाल है मेरे, उसके बाद प्रदीप जी अपना सवाल पूछेंगे, इसका जरा जवाब दे दें मुझको। अगर मान लीजिए आप डॉक्टर सुधीर ढोने, आप अगर मान लीजिए किसी देवी देवता के बारे में, किसी हमारे आराध्य के बारे में आप अगर राहुल गांधी के संदर्भ में ऐसा कुछ कह देते जो डॉक्टर संबित पात्रा ने कहा है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जितना भी कॉर्पोरेट मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो तो तांडव मचा देता, हालत खराब कर देता सबकी। मुझे तो वो बोलते ये हिंदू विरोधी है, इनको हिंदू धर्म से निकाल देना चाहिए, ऐसा बोलते थे। ये देशद्रोही है, ये हिंदू विरोधी है, इनको धर्म से निकाल देना चाहिए, या ऐसा बोलते थे ये लोग। तो डॉक्टर ढोने आप ये बताइए, आपको लगता नहीं, मुझे ऐसा लगता है, आदरणीय सम्मानीय प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हम सबकी रिस्पेक्ट है उनको, और उन्होंने, भले आप एग्री करें डिसएग्री करें आपके ऊपर है, मेरी समझ में उन्होंने बड़ा अच्छा काम भी किया है। आपको लगता नहीं है कि मोदी जी को कोई ऐसा वक्तव्य देना चाहिए था संबित पात्रा के प्रति, ये बोलते हुए कि भाई ऐसी बकवास मत करो, ये बकवास करनी बंद करो, लेकिन मोदी जी के मुंह से ऐसी कोई बात नहीं निकली? नहीं, मोदी जी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते कि कोई उनकी तारीफ ना करे। अभी देखिए 2014 का जो बदला था शिवराज सिंह चौहान का, तो उन्होंने अभी ले लिया। आपने देखा शिवराज सिंह चौहान ने उनको 2014 में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मानने को मना किया था, उनके इलेक्शन में भी उन्होंने, लोकसभा के चुनाव में 2014 के, मोदी जी के फोटो नहीं लगाए थे।
तो मोदी जी के दिल में ये भावना थी, तो मोदी जी को तो उनकी तारीफ जो करेगा वही अच्छा लगता है। वो खुद भी ऐसे भगवान, वो तो बोलते हैं कि भाई 2014 से पहले तो ये देश ऐसा था कि लोग बोलते थे कि कहाँ ये देश में जन्म लिया हमने, ये कौन सा, ये कोई देश है, ये कोई लोग है। ये खुद बोला है प्रधानमंत्री ने, और वो भी विदेश में जाके बोला है। सुधीर जी, वंचितों का जो अधिकार है, मोदी सरकार उसका चौकीदार है। वंचितों का जो अधिकार है, मोदी सरकार उसका चौकीदार है। कर्नाटक का मॉडल जहां ओबीसी के आपने हक, एससी एसटी के हक आपने मुस्लिम रिजर्वेशंस में कन्वर्ट कर दिया, ये मोदी साहब होने नहीं देगा। मोदी साहब चौकीदार बनकर उसको सेफगार्ड करेंगे। वंचितों का अधिकार कभी आप जो मैनिपुलेट करना चाहता है वो होने नहीं देगा मोदी सरकार। आज ही मोदी जी ने बोला है कि आई विल नॉट अलाउ द कर्नाटका मॉडल एनीवेयर एल्स। ये ऐसा है कि मुस्लिम समाज जो है, या मोमिन समाज रहता है, अंसारी वगैरह, तो वो ओबीसी में ऑलरेडी है। मुस्लिम समाज महाराष्ट्र में भी है, बाकी देश में भी है, तो ये कोई आज से नहीं हुआ है। तो वो ओबीसी में है, उनकी समाज जो है विनकर बोलते उसको, जो मोमिन समाज, जो बुनाई करने वाले, विनकर, मराठी में विनकर बोलते हैं, वो ओबीसी में है। वो तो कास्ट बेस पे उनको दिया है, धर्म के नाम पे तो आरक्षण नहीं मिल सकता, ये तो बात है। लेकिन ये जो है ना, ये सब गलत बात है। ये जितने भी रिजर्वेशन के खिलाफ जो लोग कोर्ट में जाते हैं, वो सेव द नेशन, सेव मेरिट सेव नेशन, ये सेव मेरिट सेव नेशन वाले लोग सब आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, कुछ लोग बीजेपी के उसमें पदाधिकारी है, वो सब आरक्षण का विरोध करते हैं। और वो बड़े पदाधिकारी है, वो बीजेपी के डायरेक्ट लोग नहीं रहते, लेकिन इनडायरेक्ट लोग हैं, वह कुछ पदाधिकारी भी रहते हैं। तो वो लोग तो कोर्ट में जाते हैं, वो लोग आरोप कर, वो विरोध करते हैं आरक्षण का। तो ये वंचितों के जो सुरक्षा की बात है, रिजर्वेशन की बात है, बीजेपी तो उसके खिलाफ में है। बीजेपी एससी के रिजर्वेशन के खिलाफ में, एसटी के है, ओबीसी के है। और वो जनगणना का क्यों विरोध करे? राहुल गांधी जो बोल रहे हैं कि जनगणना होनी चाहिए, वो इसलिए जनगणना होनी चाहिए कि जिसकी जितनी तादाद रहेगी वो हिसाब से उनको हिस्सेदारी मिलेंगी। तो वो हिसाब से ये जनगणना की बात करें, लेकिन इनको डॉक्टर ढोने, क्या ये मैसेज असल में गया है लोगों के बीच में? जो प्रदीप जी ने अभी सवाल पूछा है कि भारतीय जनता पार्टी का ये नारा है कि वंचितों के चौकीदार, यानी वंचितों के हकों के हुकूक के लिए लड़ने वाले सिर्फ मोदी सरकार हैं, तो क्या कांग्रेस का जो ये था ना कि भाई कास्ट बेस्ड सेंसस वगैरह वगैरह, उसके बारे में अब इतनी बात क्यों नहीं हो रही है सर? ऐसा है कि मोदी जी ये जो बोल रहे हैं ना, आज आप देखिए पहला चरण जब खत्म हुआ, कब हुआ? 21 तारीख को, 21 अप्रैल को जी। उसके बाद में 23 तारीख को मोदी जी को सब पता चल गया, 22 तारीख को, कि क्या हुआ देश में बीजेपी के खिलाफ और मोदी जी के खिलाफ लहर चल रही है। पहले चरण में मोदी जी को मालूम पड़ा, इंटेलिजेंस उनके पास है, उनके पास उनकी टीम है, तो उनका खुद का भी इंटेलिजेंस है और सरकारी इंटेलिजेंस भी है। तो उनको पता लग गया कि भाई 21 तारीख को जो वोटिंग हुआ पहला चरण का, उसमें अपने खिलाफ में चले गया। तो उन्होंने क्या किया, 2 दिन के बाद 23 तारीख को उन्होंने राजस्थान में क्या बोला कि मनमोहन सिंह ने ऐसा बोला था कि मुसलमानों का पहला हक है, और बोले ये जो देना चाहते हैं जो पैसे लोगों को, जो आपकी जमा पूंजी है, वो उन्होंने डायरेक्ट हिंदू मुस्लिम बात की है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को देना चाहते, पहला हक मुसलमानों का है, और किसको देना चाहते हैं? आपकी पसीने की कमाई वो देना चाहते हैं जिनके ज्यादा बच्चे हैं, जो घुसपैठिए है। यानी उन्होंने खुल के मुसलमानों के खिलाफ बात की है। तो इसका मतलब यही है कि अब उनके ध्यान में आ गया कि जब तक हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे तब तक अब कुछ लोग, सुधीर जी, मगर फिफ्थ फेज के बाद अमित शाह जी का कहना है कि आप सुनना चाहते हो कि बीजेपी कितने मिलेगा, 310 के आंकड़ा पार कर लिए। अमित शाह जी ने कहा कि ऑलरेडी प्लस 310 दोनों साहब, तो दे आर कॉन्फिडेंट, बीजेपी इज एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट, मेजॉरिटी भी पार कर लिया फिफ्थ फेज के बाद। अब वो उन्होंने बोले तो क्या सही रहता है क्या? वो तो हौसला अफजाई बढ़ाने के लिए बोलना ही पड़ता है कि हमारे तो 400 बोल रहे थे, अभी वो 310 पे आ गया ऐसा बोल रहे हैं, तो कम ही बोल रहे हैं ना अभी।
अभी कुछ बाकी भी होंगे। पहले उन्होंने बोले 400 पार, अब की बार 400 पार। फिफ्थ फेज, खुद बोल रहे हैं कि 400 फेज के बाद, हाँ? 5वां फेज के बाद 310 बीजेपी ने ऑलरेडी पार कर लिया है, और बाकी के 2 फेज में 400 पार हो नहीं, जाएगा। नहीं, वो तो बोलना ठीक है। नहीं, ठीक है, वो तो बोलेंगे, उनका बोलना जरूरी भी है। अगर वो बोलेंगे कि हमको 150 मिल रही, तो लोग तो ना, वो तो पलट जाएंगे। उनको उनके कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाना है, लोगों में भी यकीन दिलाना है कि हम जीत रहे, हमारी सरकार बन रही, इसलिए वो बोलते हैं। तो उनका बोलना एक चुनावी जुमला है। तो यहाँ पर डॉक्टर ढोने, मैं चाहूंगा आप इस पर जरा रोशनी डालें हैं। मैंने कभी भी अपने पत्रकारिता के जीवन में आज तक कभी, ना इंदिरा जी के ज़माने में, राजीव जी के ज़माने में, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे ना तब, ना एच.डी. देवेगौड़ा जी, ना चंद्रशेखर जी, उसके पहले वी.पी. सिंह जी, आई.के. गुजराल साहब, अटल बिहारी वाजपेयी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, किसी के भी वक्त मैंने कभी भी, और हिस्ट्री में भी अगर आप जाएं, अगर इसका अध्ययन करें या पढ़ाई करें, आपको कभी भी किसी भी वक्त में प्रधानमंत्री के मुंह से या किसी भी नेता के मुंह से ये नहीं निकलेगा कि भाई टाटा बिरला ने इनको फला लोगों को पैसा दिया है, टाटा बिरला, डालमिया, मोदी, इन सब लोगों ने पैसा दिया। आज तक कभी नहीं हुआ। पहली बार हुआ है कि प्रधानमंत्री जी को आखिरकार ये बोलने की आवश्यकता क्या पड़ गई कि क्या अडानी अंबानी से कोई डील हो गई, मैच फिक्सिंग हो गई क्या, कि टेम्पो में भर के पैसा आपके पास पहुंचा है? सर अभी अब तो आप बता ही दो कितने टेम्पो आए थे और कितने पैसे लेकर के आए, अब तो बता दो सर। नहीं, टेम्पो तो हमारे पास आते नहीं, टेम्पो तो सब उनके पास जाते हैं, उनका ही कर्जा है। जो उद्योगपति है, 2015 से मैं बात बोल रहा हूँ, जैसे मोदी जी की सरकार है, मेरे पास तो बहुत उदाहरण है ऐसे कि वो जो विदेश में जाते हैं मोदी जी, तो पूरे उद्योगपतियों को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए जाते हैं। मेरे पास पूरे पुरावे उसका मेरे पास ये है कि लेकिन उनको बोलने की जरूरत क्या पड़ गई? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे उद्योगपति हैं, उद्योगपति सर पॉलिटिक्स में नहीं है, उनको अपना बिजनेस चलाना है, उनको अपनी कंपनी चलानी है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने देखा हो कि शायद बीजेपी थोड़ी सी कमजोर पड़ रही है तो कांग्रेस के साथ भी जरा हाथ मिला लो, कहीं ऐसा तो नहीं है सर? नहीं, वो कर सकते हैं, सब पार्टियों को मदद कर सकते हो उद्योगपति। उनको मालूम है कि आज इनकी सरकार जी, लेकिन कांग्रेस को कितना मिला वो मालूम नहीं, लेकिन ये चंदा जो लिया उन्होंने, तो सबको मालूम है बीजेपी को सबसे ज्यादा मिला है। दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी ने इसलिए बोला है कि मोदी जी मुद्दों से ध्यान हटा के बात करें। जब ये जो कहते हैं जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जो बेरोजगार युवा है उनको रोजगार नहीं मिला, और देश में कानून व्यवस्था की स्थिति बराबर नहीं, लड़कियां सुरक्षित है, ये सब बातें। और इसके अलावा जो 5 न्याय की बात बोली है, तो ये जो सब कांग्रेस का जो है कि जहाँ पे भी हमारी कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे लोगों को सुविधा दे रहे हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम दे रहे हैं, तो इससे ध्यान हटाने के लिए वो बोल रहे होंगे कि भाई ये मुद्दे अगर लोगों तक गए, इसकी ज्यादा चर्चा हुई, तो फिर अब बीजेपी पीछे आ सकती है, लोग पूछेंगे रोजगार नहीं मिले। सर आपके मैनिफेस्टो की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। आप जो बोल रहे हैं ना कि ओल्ड पेंशन स्कीम रिस्टोर करेंगे, आप जो कह रहे हैं कि अग्निवीर स्कीम को खत्म करके पुरानी रिक्रूटमेंट हम लोग फौज में लाएंगे। अब फौजियों को ये डर है, क्या डर है कि मोदी जी के वक्त में जो उनकी सैलरीज बढ़ाई गई हैं, पेंशन जो बढ़ाई गई हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग आ करके वो दोबारा कम कर देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कांग्रेस अब ऐसा कभी नहीं करती सर। कर चुके हैं कांग्रेस, मेरा मुंह मत खुलवाइए सर, कर चुके हैं। नहीं 1973 में आपने किया है, 1973 में 5th पे कमीशन ने OROP विड्रॉ किया, 1 रैंक 1 पेंशन आप लोगों ने विड्रॉ किया, उसके बारे में मत जाइए, वो हिस्ट्री हो गई। मैं अभी की बात कर रहा हूँ। क्या कोई ऐसी प्लान है? तो अगर कोई ऐसी प्लान नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि खैर अब तो चुनाव मतलब सिर्फ 2 ही चरण रह गए। आपको अभी भी कई ऐसे एरिया हैं जहाँ पे फौजियों की तादाद बहुत ज़्यादा है, रिटायर्ड फौजियों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। मुझे ऐसा लगता है वहाँ जा करके आपको सबको ये समझाना पड़ेगा कि कांग्रेस की ऐसी कोई योजना नहीं है। सर प्लीज बताएं। सर मैं खुद फौजी का बेटा हूँ। क्या बात है सर, वंडरफुल। और मेरे पिताजी जो भारत पाकिस्तान युद्ध में थे और उनको रक्षा मेडल भी मिला हुआ है, और 1971 के जो बांग्लादेश मुक्ति
जो युद्ध हुआ उसमें भी मेरे पिताजी थे। जी तो मैं तो फौजी का बेटा हूँ, तो फौजी लोगों के बारे में तो मेरे दिल में हमदर्दी है। और मैंने जब राहुल गांधी आए थे हमारे बुल्डाना जिले में, तो मैंने उनको बताया कि मेरी माँ का नाम इंदिरा है। क्या तो बात है उन्होंने हाँ, तो उन्होंने मुझे गले लगाया और मैंने कहा मैं फौजी का बेटा हूँ, तो उनको बहुत ही अच्छा लगा। तो जब उनको फौजी का बेटा हूँ बोलने के बाद उनको उन्होंने जब मुझे गले लगाया और मेरे पीठ थपथपाई, तो उससे मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि उनको फौजियों के बारे में उनको बहुत ही सहानुभूति है, प्रेम है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि वो ऐसा करेंगे। दोरे साहब, राहुल गांधी जी ने आज कहा कि लोकतंत्र खतरे में तो है ही, संविधान खतरे में। हम सबको संविधान को बचाना है। संविधान ने हम सबको हक भी दिया, ऑब्लिगेशंस भी दिया है। बीजेपी संविधान को नष्ट करना चाहते हैं, मगर मोदी जी का कहना है कि नष्ट कांग्रेस ने किया है। नेहरू के जमाने में आप प्रेस फ्रीडम को ब्लॉक कर रहे थे, इंदिरा गांधी के जमाने में आपने इमरजेंसी लाया, पूरे देश को फ्रीडम आपने कब कर दिया। राजीव गांधी फिर प्रेस को फ्रीडम को कब करने के लिए कानून बना रहे थे। राहुल गांधी जी ने खुले लोकसभा में बिल फाड़ दिया जो मनमोहन सिंह जी के कैबिनेट ने सैंक्शन की देते। ये लोकतंत्र का खात्मा, संविधान का खात्मा आप कर रहे हो धोले साहब, तो कांग्रेस कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जब सरकार निर्णय लेती है तो ये उसका विरोध संसद के बाहर करते हैं बीजेपी वाले। ये जलाते नहीं, ये बिल की प्रतियां जलाते हैं, ये आंदोलन करते हैं, बोलते हैं बकवास बिल है, ये कानून बोगस कानून है, जो भी बातें करते हैं, तब अपमान नहीं होता है। सिर्फ राहुल गांधी ने पन्ना फाड़ दिया कि जो कानून बना था उनको लगा बराबर नहीं है, गुनहगारों को एक मौका दे रहा है, गुनहगारों को एक छूट मिल रही है कानून से, तो उनकी नाराजगी व्यक्त की है। उनका तरीका क्या हो सकता है वो ठीक है, उनके जो सलाहकार ने बोला कि ऐसा करो, तो वो इवेंट के जैसा करने की उनको जो सलाह दी होगी, या उनके दिल में आया होगा कि ये कानून बहुत गलत है। उन्होंने, वो बहुत सीधे आदमी है, जो बात है वो सीधे बात करते हैं, तो उनको लगा तो उन्हें कर दिया। इसका मुद्दा इन्होंने उठाया। जब मनमोहन सिंह को ये गालियां देते हैं, ये बोलते हैं कि भाई ये तो इसमें रेनकोट पहन के नहाते हैं और क्या क्या नहीं बोला उनको, तब उनका अपमान नहीं हुआ, तब देश के प्रधानमंत्री का अपमान नहीं हुआ। और एक पन्ना फाड़ दिया कागज का, तो वो देश का अपमान हो गया संसद का। ये तो दोगली नीति है भाजपा की। तो इसमें जाना, ये कोई, इसमें कोई दम नहीं है बात में। रही बात ये बोलते हैं कि भाई इन्होंने दबा के रखा, ऐसा कुछ नहीं। मीडिया ने बताया कांग्रेस के खिलाफ कितना बोला है, और सब मीडिया ने बताया, आप लोगों ने, सब मीडिया ने बताया कि ये शिवराज पाटिल जो महाराष्ट्र के जो केंद्र में गृह मंत्री थे, इन्होंने 4 बार ड्रेस बदले। बताया कि दिल्ली में पासपोर्ट हुए और घूमे, एक दिन में 4 ड्रेस बदले। सोनिया जी ने देखा, टीवी पे देखा सोनिया जी ने बोला आप रिजाइन दे दो, उनका रिजाइन ले लिया। ये जो विलासराव देशमुख जो थे वो गए थे, उनके लड़के ने बोला मैं भी जाना चाहता हूँ, तो वो लड़का गया उनका, राम गोपाल वर्मा गए और होटल में गए जहाँ पे आतंकवादियों ने लोगों को मारा था। तो वो न्यूज चलाई आप लोगों ने, मीडिया ने, कि देखिए मर गए और इनको तो पिक्चर बनाने की सूझ रही है। तो ये भी सोनिया गांधी जी ने टीवी पे देखा था, उन्होंने बोला इनको कि आप ले दो। तो कपड़े बदलने पे एक दिन में 4 ड्रेस बदले, और आपने वो होटल में राम गोपाल वर्मा को लेके गए, वो जो फिल्म डायरेक्टर उनको लेके गए। तो इस मुद्दे पे सोनिया जी ने उनका मुख्यमंत्री पद छीन लिया कि भाई ये ऐसा नैतिकता में बैठता नहीं। तो नैतिकता की जो बातें है, सोनिया जी के पास जो नैतिकता है, और वो देश में जो संदेश देना चाहती है कि नैतिक इस्तीफा लिया, उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का इस्तीफा लिया, और क्या बात थी, छोटे से कारण थे, लेकिन उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है। ये चीज है, अडानी अंबानी को बार बार जिस प्रकार से राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि मोदी साहब ने अडानी अंबानी को पैसे दिए और अडानी अंबानी पूरे विदेश में खर्चा किया, देश में नहीं खर्चा किया। तो मोदी साहब का कहना है कि जो भी वेल्थ क्रिएटर है मैं उसके साथ खड़ा हूं, चाहे वो अडानी अंबानी हो या हर क्षेत्र में। नहीं, तो वेल्थ क्रिएटर देखिए ऐसा है, टाटा बिरला में और अडानी अंबानी में बहुत फर्क है। टाटा बिरला के पास पैसे आएंगे तो देश में लगाते, देश के गरीबों के लिए काम में आते हैं, और वो चैरिटी भी करते हैं। लेकिन अंबानी और अडानी कोई चैरिटी नहीं करते हैं, वो तो पैसा सीधा मोदी जी को देते हैं, और कुछ उनकी तो पार्टनरशिप के जैसा है। और आपको बोलूं, मुझे यहाँ पे मुंबई में एक है कोकिलाबेन हॉस्पिटल, मुझे लगा अंबानी जी ने ये उनके माँ के नाम से बनाया, शायद चैरिटी के लिए बनाया होगा,
मैं खुद जाके आया हॉस्पिटल में, वो चैरिटेबल हॉस्पिटल नहीं, वो तो एक कमर्शियल हॉस्पिटल है। तो अंबानी के पास या अदानी के पास जो पैसे आएंगे वो सिर्फ उनके पास आएंगे, वो देश के गरीबों के, देश के मिडिल क्लास लोगों के लिए कुछ नहीं है। और ये जो इन्होंने अपने अदानी ने जो कोयले की ये लिए, हर जगह पे उन्होंने, मोदी जी ने उनको सपोर्ट किया। श्रीलंका के वहां के वो एमएससीबी के जो अध्यक्ष ये चेयरमैन थे, उन्होंने डायरेक्ट बोला है कि मोदी जी का फोन आया था हमारे बिजली मंत्री को, इसलिए उनको हमने अदानी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है बिजली निर्मित का। तो ये तो उन्होंने खुल के बोला, बाद में उनका रिजाइन ले लिया। ऑस्ट्रेलिया में वैसे ही हुआ, ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने बोले थे कि अदानी को वो कोयले की जो है नहीं देना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट, वो खान जो रहती है कोयले की वो नहीं देना चाहिए। मोदी जी ने खुद बोला था सीबीआई अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कि इनकी गारंटी ले आप। तो वो देखिए जो ऑस्ट्रेलिया में गए मोदी जी, मैंने पढ़ा है, वो उनके जो दौरा होने के बाद, वो विदेश में जाने के बाद उनका रहता है कि क्या हुआ इसमें, क्या हस्ताक्षर किए गए, क्या फायदा हुआ देश को। तो देश को कुछ भी फायदा नहीं दिखा। उसमें बोला है कि भविष्य में दोनों देशों के संबंध और अच्छे होंगे और दोनों देश अच्छे आगे चल के व्यापारी समझौता करेंगे। ऐसे ही हुए, सिर्फ हवाई बातें, और कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं हुआ, कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ। चुपके से अदानी को कोयले की जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, कोयले की जो उनको खान बोलते हैं वो वहां पे, तो वो खदान वो दे दिए उनको। और वहां भारत साहब तो आपकी सरकारों से भी बातचीत कर ही रहे हैं ना सर। नहीं वो ठीक है, लेकिन जो राहुल जी बोलते हैं कि इनका फायदा सबसे ज्यादा इनको ही होता है, अदानी और अंबानी जो है ना, तो इनको फायदा इनको ही होता है। चलिए सर, अडानी अंबानी की तो ये बात रही, लेकिन मैं आपसे एक मूल सवाल पूछ रहा हूँ कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत ही ज्यादा आशान्वित हो गए हैं आप सब लोग, बहुत ही ज्यादा कि भाई क्योंकि बहुत यूट्यूब के जो यूट्यूबर्स हैं, एंटी मोदी यूनिवर्स जो है, उसको एक मौका मिल गया है, वो बार बार मोदी जी को अटैक कर रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि मोदी जी इस बार नहीं आ रहे। तो आप लोगों को भी शायद ऐसा लग रहा हो कि इस बार हमारी 300 सीटें आ रही हैं, 350 सीटें आ रही हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो बिल्कुल लेट डाउन होगा, जैसे कि असेंबली इलेक्शन में हुआ, राजस्थान आप हार गए, मध्य प्रदेश आप हार गए, छत्तीसगढ़ आप हार गए, कहीं वही दोबारा तो नहीं होने वाला सर? नहीं, ऐसा है, आपको एक बात बताता हूँ, वो जो हुआ था वो हमारे नेताओं के ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हुआ था। देखिए उसमें बहुत ओवर कॉन्फिडेंस था राजस्थान में और मध्य प्रदेश में, कि भाई अपनी सरकार आ रही, उसमें कुछ गलतियां हुई, इसीलिए वहां पे सरकारें नहीं आ सकी। लेकिन आप जो बता रहे कि यूट्यूबर जो एंटी मोदी, वो एंटी मोदी नहीं है, वो देशभक्त लोग हैं जो सच्चाई बताते हैं। एंटी मोदी नहीं, वो खामियां बताते हैं कि मोदी जी ने ऐसा बोला था, मोदी जी ने ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो ये अभी ये जो ध्रुव राठी हो गया, अभिसार शर्मा हो गया, बहुत सारे वो लोग हैं, वो तो लोग बात करते हैं तो सीधी बात करते हैं। तो जब बीजेपी के लोग उनको देशद्रोही बोलते हैं, बीजेपी के लोग बोलते हैं कि उन सब लोगों को पैसा मिलता है आप लोगों से। वो आप लोग जो हैं आपको भी देशद्रोही बोल सकते हो सर, वो तो नॉर्मल है, वालों को बुलाते हैं सर, वो तो नॉर्मल है, लेकिन हमें किसी से कुछ नहीं मिलता सर। नहीं, हमको पता है, आप हमको बार बार कांग्रेस वालों को बुलाते हैं और हमारा ये करने, हम समझ गए कि आप वो गोदी मीडिया के लोग नहीं है, आप ईमानदार सच्ची पत्रकारिता करते हैं। आपने अभी बीजेपी के शैलेश पांडे जी को बुलाया, बाद में हमको बुलाया, कांग्रेस के लोग, आप सबको न्याय देते हैं और सबकी बात सुनते हैं और पूरे दुनिया को बताते हैं। लेकिन ढोरे साहब फिर भी अभी आप ये बताएं कि मोदी जी अगर हार रहे हैं, आप बोल रहे हैं ना हार रहे हैं, तो कैसे हार रहे हैं वो जरा समझाइए, कहां से हार रहे हैं? मतलब 303 सीट आई मोदी जी की पिछली बार, आप कह रहे हैं इस बार 150-200 आप छीन लेंगे। अरे वो 150-200 कम कहाँ होने वाली है, किस जगह होने वाली है? सुनिए, उनका जो प्रभाव है बीजेपी का, जो स्टेट में प्रभाव है वहां पे उन्होंने हाइट कर लिए थे, उसके ऊपर सीट नहीं ला। गुजरात में 25 सीटें है, 26 वहां पे आती उतने पूरे के पूरे उनके आगे। वहां पे 29 सीटें है। मध्य प्रदेश में 1 सीट आई थी कांग्रेस की, 28 सीटें बीजेपी आई थी, और गुजरात में 25 सीटें, 25 के 25 उनके आए थे। राजस्थान में भी 100%, 26 100% थे। अब इसमें तो कोई बढ़ोतरी हो नहीं सकती। महाराष्ट्र में भी उनके 42 सीटें थे, तो अब उसमें क्या बढ़ने वाले हैं? और अभी आपने सुना होगा छगन भुजबल जो अभी अजित पवार के साथ में बीजेपी की सरकार में वो मंत्री है, उन्होंने बोला था कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार साहब के बारे में जनता में बहुत सहानुभूति है, बोला, आपने सुना है। अभी आज महादेव जानकर जो धनगर समाज के बहुत बड़े नेता है,
जो मंत्री थे बीजेपी के सरकार में, फडणवीस साहब के सरकार में मंत्री थे, और जो परभनी से, मराठवाड़ा के परभनी से, वो अजित पवार के कोटे से उनको टिकट दिया था, उनके खुद की पार्टी से खड़े होते वो, तो राष्ट्रीय समाज पक्ष। आज उनका स्टेटमेंट आया कि पूरे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बारे में बहुत सहानुभूति। दोनों साहब, मगर आप हमको समझा दिए, बिकॉज ये सिंपैथी कैसे आएगा उद्धव ठाकरे जी के पास? बिकॉज आर्टिकल 370 हो, राम मंदिर हो, या बाला साहब ठाकरे जी के सपने हैं, वो एकनाथ शिंदे जी और नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया। बाला साहब ठाकरे जी की आइडियोलॉजी को आगे कौन लेके जा रहा है? वो मोदी जी कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे जी लेके जा रहे हैं, ये नकली सेना है। तो क्या नकली सेना के पास सिंपैथी जाएगा? राम मंदिर के जो सपना देखने वाले शिव सैनिक, वो उद्धव जी को वोट देंगे, और आर्टिकल 370 बाला साहब ठाकरे जी का सपना था, वो पूरा मोदी जी ने किया। क्या ये सिंपैथी उद्धव जी के पास जाएगा? दोनों साहब नहीं, देखिए ये जो मुद्दे है, राम मंदिर का मुद्दा और ये 370 का मुद्दा जो है, ये एक भावनात्मक मुद्दा है। ये लोगों के जीने मरने का कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन लोगों को प्रभावित करता है ये मुद्दा कि भाई ये 370 हो गया, ये अच्छा हो गया, राम मंदिर बन गया, अच्छा हो गया। लेकिन राम मंदिर में बीजेपी का क्या संबंध है? राम मंदिर बना, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश कि राम मंदिर बनाओ, राम मंदिर के पक्ष में निर्णय दिया। वो तो उसमें बीजेपी ने क्या, बीजेपी ने बोला था कि सुप्रीम कोर्ट को क्या, लेकिन सर वो तो कह रहे हैं कि जो राम को लाया हम उनको लाएंगे। नहीं, वो बोलते हैं कि हर जगह पे जिन्होंने नहीं वो राम को लाए, हम उनको लाएंगे। मोदी जी की तस्वीरें इतनी बड़ी राम मंदिर के साथ। नहीं, आपने वो भी फोटो देखी होंगी कि मोदी जी बड़े हैं और राम छोटे हैं। मोदी जी की उंगली पकड़ के जा रहे हैं। वो कहते हैं रामलला छोटे हैं बच्चे। हाँ बिल्कुल है। नहीं तो वो ये क्या बोलते, हम राम जी को लाए। ये कौन है राम जी को लाने वाले? ये क्या भगवान से बड़े हैं? राम जी को नहीं, कहां से लाए? राम जी बहुत पुराने, राम जी सबके दिल में है, कन कन में है राम, सबके दिल में है। हर हिंदू के, इस देश में रहने वाले सबके दिल में है राम। हम भी 500 साल का संघर्ष, दोनों साहब 500 साल का संघर्ष मोदी जी के काल में आकर पूरा हुआ, संकल्प पूरा हुआ, पुनर्निर्माण पूरा हुआ, वो बीजेपी का कहना है। देखिए मैं आपको एक बात बोलता है, 370 हो, ये जो भावनात्मक मुद्दा है राम मंदिर का, वैसा ही शिवसेना किसकी है, किसने बनाई थी? वो बाला साहब उसकी स्थापना की है। और उसके बाद में जब बीजेपी के खिलाफ लड़े, इंडिपेंडेंट लड़े, यानी शिवसेना अलग लड़ी 2014 में और भाजपा अलग लड़ी, तो फिर भी उन्होंने 63 सीटें लाई थी। उद्धव ठाकरे ने अपनी जो खुद की जो काबिलियत है, खुद का नेतृत्व उन्होंने सिद्ध कर दिया था कि खुद के बलबूते पे उन्होंने बगैर भाजपा के उन्होंने 63 सीटें लाई थी। तो वो तो सिद्ध हो गया। तो लोगों को ये लग रहा है कि शिवसेना बाला साहब ठाकरे की है, उनके लड़के को ही मिलनी चाहिए, वही असली शिवसेना है। लेकिन मोदी जी ने क्या किया कि वो बोल दिया कि उसको, ये तो एकनाथ शिंदे जी ने बोला कि हमको दे दिया शिवसेना, उन्होंने, बीजेपी ने हमारा काम कर दिया, हमने जो हमारा जो काम था हमने किया, और उनका काम जो था उन्होंने हमको किया और हमको शिवसेना दे दिए, उन्होंने तो कबूली दे दिया है। तो ये है। और अभी देखिए राष्ट्रवादी कांग्रेस की स्थापना किसने की है? शरद पवार साहब ने की है। शरद पवार साहब अभी भी जीवित है। जब जीवित रहते हुए उनके हाथ से निकाल लिए और उनके भतीजे को दे दिए, तो लोगों को, और वही भतीजा जो मोदी जी बोले कि सिंचन घोटाला है, एक एक को नहीं छोड़ूंगा, जेल में डालूंगा, तो 3 दिन के बाद उनको डिप्टी सीएम बना दिया। तो लोगों के सब दिखा। इसीलिए उद्धव ठाकरे और शरद पवार साहब के बारे में जो सहानुभूति बढ़ रही कि इनकी बनाई हुई पार्टी, और सर आखिरी सवाल ये सर, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का इशू जो था इस बार मेरी समझ में सबसे बड़ा इशू था, सबसे बड़ा हथियार मिला था ऑपोजिशन को सर। लेकिन वो कहाँ गया? उस विषय के बारे में तो कोई बात ही नहीं हुई। अभी भी इतने चरण हो गए हैं, अभी भी एजेंडा जो है वो मोदी जी सेट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मंगलसूत्र चुरा लेंगे, आपकी अगर 2 भैंसें हैं तो 1 भैंस चुरा लेंगे, एक्सरे मशीन लेके घूमेंगे। तो और क्या प्रदीप जी, वो रिजर्वेशन का सवाल जिसके बारे में अभी बात हो रही है सर, पूरे अभी भी जो हमारा डिस्कशन हुआ है इतनी देर का, तकरीबन 29 मिनट हम लोग एक दूसरे से बात करते रहे हैं, आपने भी इलेक्टोरल बॉन्ड मेंशन नहीं किया। नहीं, मैंने बोला चंदा का, बोला ना मैंने, चंदा बीजेपी को ज्यादा मिला, मैंने बोला उसका मुद्दा कि चंदा जो है लोगों ने देखा है कि इनको ही चंदा दिया लोगों ने, ये बोला है मैंने। वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड शब्द नहीं के लिए चंदा बोला मैंने। आज वो
सोशल मीडिया पे वही चंदा चोर वही चल रहा है, वही मुद्दा है और उसको नाम ही चंदा चोर बोले। सुनिए, ऐसा है कि आप जो बोल रहे हैं कि मोदी जी सेट करते हैं, क्योंकि मोदी जी के पास पूरा मीडिया है, जो मोदी जी बोलते हैं पूरा दिन भर दिखाते रहते हैं, और कांग्रेस का कौन दिखाएगा? आप जैसे कुछ चैनल है जो दिखाएंगे, बाकी कौन दिखाएगा? तो वो तो सेट वो जो करेंगे पूरे दुनिया में दिखता है, मीडिया उनके पास है, अखबार को बड़े तादाद में पैसे देते हैं, जाहिरात देते हैं, एडवर्टाइजमेंट देते हैं, तो सब मालिक भी उनके पास है। वो शरद पवार जी का पेपर है सकाळ, आज उनके जो भतीजे हैं वो भी मोदी जी का गुणगान करते हैं। बहुत सारे और बड़े बड़े हैं जो कांग्रेस के जमाने में बनाया था, वो भी डर रहे के मारे लोग उनकी झूठी तारीफ करें उनके सारे, इसलिए कांग्रेस के साथ। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है, जनता को सर मुझे ऐसा लगता है कि आपको शायद इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है वो ज्यादा बनाना चाहिए था। जिस प्रकार एक मतलब सही बात है, बीजेपी ने 2G स्कैम को लेकर के, बाकी सब चीजों को लेकर के कहा 1,73,000 करोड़ का स्कैम। अरे कहाँ गए 1,73,000 करोड़? अभी तक ढूंढ रहे हैं लोग उसको, कहाँ पर गए? तो वो सर वो तो आपकी गलती है ना, वो अगर तो आप चुपचाप बैठेंगे आपके लिए कोर्ट में गए तो नहीं, सही बात है। लेकिन फिर भी कोर्ट ने बोला है कि मैं तो इंतजार करते बैठा कि कब लाएंगे पुरावा 2G स्पेक्ट्रम का, कोयले घोटाले का, लेकिन कोई पुरावा ही नहीं आया। सर वो कोयले घोटाले वाले तो जनार्दन रेड्डी साहब वापस आ गए, वो तो बीजेपी में आ गए। जनार्दन रेड्डी साहब तो अभी बीजेपी में। लेकिन खैर छोड़िए, इस बार आपने अभी देखिए, लेकिन इस बार आपने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं है। वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग। इस बार आपका मैनिफेस्टो बहुत अच्छा रहा है। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी का बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट रहा है, कोई दो राय नहीं है इसमें। जी बोलिए सर प्लीज। हमने नहीं लड़ाया, जनता ने ही उनके खिलाफ वोट दिया। जनता को लगा कि कांग्रेस ही अच्छी है, बीजेपी सिर्फ जुमलेबाजी करती है। जनता ही हमारे साथ आ गई, हमारा उसमें कुछ नहीं, पार्टी का कुछ नहीं, जनता हमारे साथ आ गई, इसलिए अपने आप माहौल बन गया। चलिए सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हमेशा बहुत अच्छा लगता है आपके साथ बात करके। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, जय शिवाजी, वंदे मातरम सर, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ठीक। But Pradeep, I personally feel that the electoral bond issue could have been, there are many issues that they can highlight. In fact, they just concentrate even on their manifesto and just highlight all the great things that they're doing it, which nobody can do it. Instead of that, I think they got distracted. And they follow what Prime Minister Modi says. That's right, they got distracted by the Prime Minister because the BJP is very adept at this. They're very adept at changing the agenda, setting the agenda, setting the boundaries of the agenda. The BJP says the Congress manifesto is an unachievable manifesto, it's just an imagination. But then, that is what the BJP says. They're stunned by the kind of manifesto the Congress has produced. So Congress has to just focus. Then पैसे कहाँ से लाएंगे? यहाँ से लाएंगे। There are still एक लाख रुपया महिला को देंगे, पहली नौकरी पक्की, 30 लाख जॉब्स हम परमानेंट कर देंगे, 25 लाख का इंश्योरेंस। Why? This is a health benefit, 25 लाख का गरीब से गरीब श्रमिक। Your change is a game changer, पूरा revolution है सर। प्रदीप जी, there are still 2 phases left. Yes, yes. 25 तारीख को चुनाव है और उसके बाद आखिरी है शायद 1 जून को। तो आई थिंक यू स्टिल हैव सम टाइम। The Congress should really gear up, pull up its workers from the bootstraps and start making the right noises, irrespective of anything else. I would say if the Congress can go up from 50 even to 80 or 90, that will be good enough, very frankly speaking. That will be good enough to harm the BJP, very frankly. Because the BJP is going on the assumption that the Congress will come down, that they will come down to less than 40 seats. That was Prime Minister Modi saying. Yes. आप recognized opposition party तो बनो। मैं चाहता हूँ कि आप recognized opposition party बन जाए। तो इसलिए आप merging of all smaller parties into the Congress, इसलिए बात कर रहे हैं because you doubt whether you're going to be the official recognized opposition party.